जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक इम्पोर्टेंट केस मेरे पास आया है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में 3 दिन का समय बचा हुआ है हमारे एक सूबेदार साहब के पास। 31 तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे और उनको उनकी सर्विस का जो बेनिफिट 26 जनवरी को उनका लेफ्टिनेंट रैंक आया था, लेकिन उनको लगाया नहीं गया। इसके पीछे जो कारण है आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो कि इनके कंपनी कमांडर थे, वो कंपनी कमांडर साहब ने इनको गालियां दी और गालियों का स्तर भी क्या था कि तुम जैसे जो ऐसे ही होते हो, तुम माचो किसी भी काम के नहीं हो, तुम सारे के सारे हरामी हो, फ्री की तनख्वाह लेते हो। इस तरह की गालियां उसने साहब को दी और साहब ने सुनने के बाद में लास्ट में ये कह दिया कि साहब आज तक मेरे को किसी ने गालियां नहीं दी और ना ही मैंने कभी गालियां सुनी है। आप मेरे को गालियां नहीं दोगे। और यहाँ दूसरा जो कमांडर साहब मेरा इस समय कंपनी कमांडर है, मैं कल से उन्हीं को रिपोर्ट दूंगा, आपको नहीं रिपोर्ट दूंगा। इस बात को लेकर वो सीओ साहब को बताते हैं और सीओ साहब ने इनको सर्विस रेफरीमेंट देकर इनका वो लेफ्टिनेंट रैंक रोक दिया। लेटर से उस रैंक को खारिज करके दूसरे को दिलाने की कोशिश की। तो इसमें एक तो सीधा सीधा ये हो सकता है कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल और वो सीओ मैडम या तो लोगों से पैसे खा रहे हैं। ये मेरा मानना है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप नाम नहीं बताते हो। जल्दी ही इसका मैं खुलासा करूंगा, क्योंकि वो साहब की तरफ से सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास में आ गए हैं। हम इसको दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो सीओ साहब के पूरे, सीओ मैडम के और एक वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पूरे तो अकाउंट छाने जाएं, क्योंकि इन्होंने जेसीओ साहब के साथ धोखाधड़ी करी है रैंक को डाइवर्ट करने की। इसका मतलब ये पूरा जो रैकेट है, जो खेल हो रहा है ना, हमने सुना था कि सेना में भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे बहुत लोगों ने कहा कि भाई जो आजकल लेफ्टिनेंट रैंक आ रहा है, कैप्टन रैंक आ रहा है, उसमें पैसे चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं इस स्तर पर जांच हो, इनके अकाउंट खंगाले जाए पूरी, इनके और इनके रिश्तेदारों की। जब रविंद्र फौजी पर इन लोगों ने आरोप लगाया, चैनल बैन किया, जब हमारे अकाउंट ये चेक कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूं जब इनके ऊपर एफआईआर भी हो और इनके अकाउंट भी चेक हो। अगर आप सहमत हो तो मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप कहानी बता रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये समय, क्योंकि 31 तारीख को साहब रिटायर हो जाएंगे। साहब ने मेरे से बीच में संपर्क किया था और मैंने साहब को कहा था कि इसको कोर्ट में डाल दो, लेकिन ये साहब को गुमराह किया इन्होंने कि ऑन ड्यूटी रहते हुए आप कोर्ट नहीं जा सकते। पहली बात, पहले इनको धमकाया, डराया कि तुमको सूखा घर भेज देंगे, फलाना दिखड़ा। साहब का 10 नंबर भरने के लिए एमएच भेजा गया। वो एमएच की रिपोर्ट भी हमारे पास है। डॉक्टर को वहां बताया गया, लेकिन डॉक्टर ने उल्टा इनको फोन करके डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती। एक जेसीओ साहब जिसको पूरी सर्विस के दौरान कोई भी सजा नहीं है, पूरा करेक्ट उनका जो रिकॉर्ड है नीट एंड क्लीन है, और उसी बदौलत इन्होंने कहां कहां अपनी पोस्टिंग काटी, फील्ड से लगाकर पीस में, आरआर में, सब जगह काटने के बाद इनकी मेहनत के बदौलत राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत जो रैंक है ऑनरी, वो इनके ऊपर आई। वो भी आपने नहीं लगाया और अब इनको 10 नंबर भेजकर इनको डराना धमकाने करो, मैं तो नहीं करूंगा। और डॉक्टर साहब ने, जो कि इन्होंने दारू का केस बनाकर भेजा था, वो दारू का नील करके और इनको कह दिया कि नहीं, ये आदमी फिट फॉर, मैं नहीं करूंगा गलत काम। लेकिन उसके बावजूद रैंक आया हुआ, रैंक नहीं लगाया गया। साहब ने उच्च अधिकारियों को शिकायत की। उच्च अधिकारियों में जो इनके उस समय जो ब्रिगेडियर और ऊपर अधिकारी थे, उन्होंने भी सीओ मैडम को फोन किया कि यार ये गलत कर रहे हो, इसको ठीक कर लो और एक स्टेचरी कंप्लेन बढ़ाओ, इनकी कंप्लेन लो, हमारे पास भेजो और उस चीज को, इनकी सजा को कैंसिल करके इनको इनका हक दो। तो वहां मैडम ने कह दिया ठीक है, लेकिन साहब को, इंडिविजुअल को बोला कि तू खुद अपनी तेरी स्टेचरी कंप्लेन बना और भेज। और दूसरी तरफ साहब के फोन जमा कर लिए, एक छोटा फोन दिया जिससे सिर्फ ये बात कर सके, बोले खुद ही बना दे और खुद ही भेज दे। मतलब हर तरह की धोखाधड़ी, हर तरह का दबाव इन पर बनाया गया।
इसके पीछे मैं फिर कह रहा हूं साफ कि कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के अकाउंट चेक होने चाहिए। आजकल जो भी ऑनरी के लिए हेर फेर कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। अभी कल परसों भी मैंने बताया था ना कि एक केस आया था जिसमें एचआरए के लिए बंदों का एचआरए पब्लिश कर करके एक बाबू जो अभी भगोड़ा है, लेकिन उसने भाग नहीं फिर, जिसके पैसे थे उन्होंने बता दिया कि सारा खेल सीओ साहब का था, मेरा कुछ नहीं, अकाउंट सीओ साहब के। तो ऐसे समय में सेना जो कहती है कि जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए नहीं है। रविंद्र फौजी का क्यों सच्चाई बोलता है, सहायक प्रथा की बात करता है, इस तरह के भ्रष्टाचार को उजागर करता है, तो उसका चैनल बंद करा दो, आरोप लगा दो, अकाउंट चेक करा दो, करा लो। हम तो नीट एंड क्लीन आदमी है, कहीं भी जो भी कहोगे किसी भी अदालत में खड़ा कर दो। और हम तो उस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आज बैठे हैं, आते क्यों नहीं जवाब देने के लिए। चलो हम अपने केस के बाद में डिस्कस करेंगे। इस मामले की आपको बता देता हूं कि साहब की बिल्कुल पूर्ण निष्ठा से और ईमानदारी से सीधे आदमी, कोई भी पनिशमेंट नहीं, पूरी सर्विस अपनी कर रहे थे। और अभी जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में ये कंपनी सूबेदार की ड्यूटी कर रहे थे। ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, ये इनके कंपनी कमांडर थे। तो कंपनी कमांडर महोदय छुट्टी चले गए। छुट्टी जाते टाइम इनको कह के गए कि मेरे को आप रोज नाइट ओके दोगे। तो साहब ने इनको कि भाई कब देना है साहब, बोला 7 साढ़े 7 बजे आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं पूरी मेरे को रिपोर्ट बताना क्या क्या हो रहा है। तो ये भी सेना को मैं कहना चाहता हूं कि एक कंपनी कमांडर छुट्टी चला गया, दूसरा एक लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर साहब ड्यूटी कर रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं आएंगे तो कंपनी नहीं चलेगी। फिर भी साहब ने अपने को कह लेना, वो इनको रिपोर्ट देते रहे। और जो दूसरा कंपनी कमांडर वहां ड्यूटी कर रहा था उसको भी रिपोर्ट देते थे। तो एक दिन इन्होंने 7:30 बजे साहब को फोन किया, तो साहब का फोन लगा नहीं, कहीं बिजी थे साहब, जो कि साहब ने भी माना है कि मैं उस समय व्यस्त था। तो इन्होंने नए कंपनी कमांडर को रिपोर्ट देके आलोक्य हो गया। 8 बजे तक इंतजार किया तो देखा साहब का कॉल भी नहीं आया, नहीं तो कई बार वापस कॉल बैक आ जाता था। तो भाई साहब आज बिजी होंगे कहीं। तो बाद में इन्होंने अपना खाना खा के और ये सो गए, लेट गए। अब लेट गए तो बाद में इनका कॉल गया कि आज नाइट ओके नहीं दिया। बोले साहब मैंने तो किया था, आप कहीं बिजी होंगे सोचकर मैंने दोबारा कॉल किया नहीं। बोला ठीक है, क्या क्या है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट भी दे दी। बोला आज तो आपकी आवाज ऐसे लग रही जैसे पी रखी हो। नहीं सर मैं तो नहीं पी रखी। बोला तुम सारे के सारे जैसो बहन जो झूठ बोलते हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तूने दोबारा फोन क्यों नहीं किया। बोले साहब मैंने तो टाइम से उनको, जो अपने कंपनी कमांडर है उनको भी रिपोर्ट दे दी रहे, आपको भी कॉल किया था। बोला नहीं मेरे को पता है तुम आराम की तनख्वाह लेते हो, तुम मैन्यू माज हो, सारे ऐसे हो। तब साहब ने बोल दिया कि साहब इस तरह की बातें मत करो, आज तक की सर्विस में मेरे को किसी ने कोई गाली नहीं दी और आप मेरे को इस तरह गाली दे रहे हो, जबकि मैं वहाँ प्रेजेंट कंपनी कमांडर को भी रिपोर्ट दे चुका और आपको भी कॉल मिलाया था, आपने उठाया नहीं। बोला अच्छा बकवास कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो। तो इनका तो फोन काटा उसने। और बहुत से हमारे साथी एक डायलॉग मारते हैं कि जेसीओ चुगली करते हैं, जेसीओ यह करते हैं। यहाँ इस साहब ने अपने खास 2 बंदे, एक हवलदार और एक नायक को फोन किया, जबकि इनका प्रोसीजर बनता था सीनियर जेसीओ के अलावा दूसरे जेसीओ को या सीएचएम को कॉल करने का। लेकिन इन्होंने एक सबको छोड़कर एक हवलदार और एक नायक को कॉल किया कि जाओ वीडियो बनाओ, उनके रूम में देखो पी रखे कि नहीं है। तो वो रात को साहब के रूम में जाते हैं, एक नायक और हवलदार। तो साहब सो रहे थे, तो ये अचानक उसमें रूम में जाकर कैमरे से उनका वीडियो बनाते। तो साहब बोलते रहे क्या हो गया। बोले हमारे पास ऐसे ऐसे वहाँ से रिपोर्ट आई, आप दारू पी रखे हो और कंपनी कमांडर साहब ने कहा आपका वीडियो बना लो। तो बोले भाई आप कौन हो जो आप आकर मेरे रूम में इस तरह वीडियो बना रहे हो। बोला हमें तो वहाँ से आदेश मिला है। बोले क्या आदेश मिला कि साहब पी रखे। बोले ठीक है जब बता दो, जो रिकॉर्डिंग करनी है कर लो और जाओ यहाँ से, बता देना जो भी है। तो ये आगे उसके बाद वो रिकॉर्डिंग साहब ने अपने पास मंगाई है और सीधा अपने टवाइसी को बताया कि ऐसे ऐसे रात को साहब पी रखा था, मेरे साथ बकवास कर रहा था। उस रिकॉर्डिंग के आधार पर साहब को सुबह मैसेज मिल गया कि वर्दी में यहाँ जाना। साहब ने सुबह वहाँ बोला हाँ भाई आपने रात को पी रखी थी, ऐसे ऐसे आपके कंपनी कमांडर ने, जो कि छुट्टी पर बैठा तानाशाही चला रहा है कि दारू पी रखी थी। साहब ने वर्दी में बोला कि ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैंने कोई दारू नहीं पी, और अगर पी रखी है तो चलो मेरा मेडिकल करवा लो, पुष्टि हो जाएगी।
बोला नहीं नहीं नहीं, आपका मेडिकल नहीं होगा, गवाह है, उन्होंने देखा है, वीडियो बनाया है। बोले मेरे रूम में जाकर ये वीडियो बना रहे हैं, सही है क्या? मैं एक सूबेदार, कंपनी सूबेदार हूँ और ये आकर वीडियो बना रहे हैं। या तो सीनियर अधिकारी को रिपोर्ट देनी थी, एसएम साहब को बताना था, एसएम नहीं तो जो हमारा चैनल भाई उससे नीचे बताना था, तो सीएचएम को बताना था। बोला नहीं, आपकी चार्जशीट होगी। बोला चार्जशीट कराते हो तो मेरा मेडिकल करा दो भाई। तो उस दिन बाद फिर सीओ मैडम के पास पहुंची और सीओ मैडम बोले ठीक है, इनको कल लेके आओ, और इनको टेंटेटिव चार्जशीट दे दी गई कि आप दारू पी रहे हो, आपको सजा होगी। सीओ मैडम के पास गए टेंटेटिव के बाद, तो तब भी इन्होंने दूसरे दिन यही बोला, सारी कहानी बता दी सीओ मैडम को कि मैडम मेरा आप वो करवा दो, मेडिकल करवा दो। तो मेडिकल नहीं करवाया दूसरे दिन भी। बोला नहीं नहीं, कल आपकी फाइनल चार्जशीट बनेगी, आपको सजा हो जाएगी। बोले भाई किस आधार पर दोगे, जबकि मैं शराब नहीं पी रखी, जो मेरी ड्यूटी बनती थी, मैंने प्रेजेंट कंपनी कमांडर है उनको पूछो, उनको भी नाइट ऑफ के दिया है, छुट्टी में उनको भी दिया है, बल्कि उन्होंने मेरे को गाड़ी दी तो मैंने गाड़ी का जरूर कहा था कि साहब गाड़ियां मत दो, ठीक है, लेकिन नहीं माने। दूसरे दिन इनको बोला कि ठीक है, तीसरे दिन इनको एमएस भेज दिया 10 नंबर भर के। वहां डॉक्टरों को बताया गया कि ये आ रहे हैं फलाना ढिकड़ा, जो भी इनका टेलीफोन कनेक्शन होता है, कि इसका भर दो। डॉक्टर ने इनको कहानी पूछी तो उन्होंने जो स्पष्ट है बताया कि साहब मेरा आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना दारू का, ना किसी का, ना कोई मेरा वो है। मैं इशू डे के दिन अपनी जो पीता हूँ वो पीता हूँ, उससे एक दिन पहले इशू था, उसमें मेरा नाम भी है, मैंने उसमें पी है, और कल मैंने कुछ नहीं पिया, मैं आराम से। सिर्फ वो इस बात पे गुस्सा हो गया कि उन्होंने कहा कि भाई दोबारा फ़ोन क्यों नहीं किया। तो मैंने बताया साहब आप ही हमेशा करते हो, तो मैंने इसलिए नहीं किया, छुट्टी पे था, मैंने उनको ऑलरेडी रिपोर्ट दे दी थी, और खाना खा लिया था, मैं थक गया, नींद आ गई थी मेरे को। और फिर उन्होंने गालियाँ दी तो मैंने कह दिया गाली मत दो, और फिर उल्टी सीधी कुछ कहा तो कहा, मेरे मुंह से भी निकल जाएगी। तो इस बात पर वो सारा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने उनका पूरा वो देखा और वहाँ फ़ोन लगाया और इनको बोला क्या कर रहे हो भाई, 6 महीने बचे हैं साहब के जाने के, सब कुछ बिल्कुल फिट हो रहे हैं, और फिर आप ये चीज़ें कर रहे हो, और मैं इस तरह गलत काम नहीं करूँगा। इनको फिट वापस भेज दिया, रिपोर्ट जो भी थी इनकी नील करके, कोई शराब का कुछ नहीं, सब कुछ इनका फिट करके, जो कि रिकॉर्ड है हमारे पास, वो भेज दिया। आने के बाद में कि हाँ उन्होंने नहीं किया, तो वो मैडम ने इनकी चार्जशीट करके इनको सर्विस रेफ्रीमेंट देके जा, मतलब कहाँ से क्या परमिशन ली, जबकि अभी हमारे पास आया है, उसमें क्लियर करेंगे कि एक सीओ को, जेसीओ को सर्विस रेफ्रीमेंट देने के लिए ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती, इन्होंने ली या नहीं ली, उस विषय में हम वकीलों से डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई देख रहा हो, जिसको नॉलेज हो, तो वो बताए कि आर्मी एक्ट 30 में एक जेसीओ को डायरेक्ट सीओ, मतलब उसमें सर्विस रेफ्रीमेंट की इनके डॉक्यूमेंट में रेड एंट्री डाल सकता है कि नहीं डाल सकता, डालना है तो परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती। अगर किसी को नॉलेज है तो ज़रूर बताएं, हम तो बात कर ही रहे हैं उसकी। दे दिया इनको, उसके बाद इन्होंने छुट्टी मांगा, ठीक है भाई छुट्टी दे दो मेरे को, छुट्टी भी नहीं दी। ऐसे करते करते और वो पनिशमेंट इन्होंने रिकॉर्ड में भेजी, रिकॉर्ड ने उस पनिशमेंट को वापस कर दिया कि नहीं भाई ये सही जो तरीका है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट 0 है और आप ये बना कर दे रही हो, वो भी एक जेसीओज हैं, नहीं करेंगे, वो कैंसिल करके वापस भेज दी। कैंसिल करके वापस भेज दी तो पता नहीं इन्होंने कहाँ से क्या अपना हथकंडा अपनाते रहे। इतने 23-24 जनवरी आ गई और वो ऑनरी की लिस्ट जो अपडेट हो गई वहाँ से, और उसमें साहब का नाम आ गया। नाम आ गया तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल, और उनको पता चला, उन्होंने रिकॉर्ड में कि इसका तो लेफ्टिनेंट में, उसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट में नाम आ गया। तो इन्होंने दोबारा फटाफट जल्दी सी स्पीड फोर्स बना के कि भाई इसका तो ये है, और वो भेज दिया वहाँ। लेकिन दोबारा जब तक भेजा, जब तक वो लिस्ट यहाँ आ चुकी थी। लिस्ट आने के बाद साहब ने बोला कि भाई ठीक है मेरा रैंक लगाओ। बोले नहीं नहीं, हमारा हमने आपको वहाँ भेज दिया और वहाँ से क्लियर होगा तो ही करेंगे। तो दोबारा भेजा तो रिकॉर्ड ने वो पीटीओ दोबारा सीओ के कौन सा जैक लगाया कि चेक लगाया, वो एक्सेप्ट हो गया। मैं फिर यहाँ बार बार कहना चाहता हूँ कि इनकी इसके बाद में इन्होंने लेटर भी लिखा है कि भाई इनका नाम हटाओ ताकि दूसरे का डाला जाए। तो यह तो ये पैसे का खेल है, वो जांच हो। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि हम तो सिर्फ अपनी बातें रख सकते हैं, कोर्ट में सारी चीज़ें रखकर हम करेंगे कि इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, वो सीओ मैडम, हो सकता है इनके रिकॉर्ड के जो अधिकारी हैं वो भी मोटी कमाई कर रहे हो। जब एक बार कैंसिल किए तो दूसरी बार उस सज़ा को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं।
रिकॉर्ड जवाब देगा। उसके बाद साहब ने, जब साहब को पता चला ये कर दिया, तो इन्होंने ऊपर अधिकारियों को चिट्ठी लिखी। अधिकारियों को चिट्ठी लिखी तो वहाँ ऊपर जो इनके अधिकारी थे उन्होंने मामले को देखा और कि भाई साहब तो ठीक है, इनसे बात भी की कि ठीक है साहब हम बताते हैं, सीओ मैडम को बताया भी कि भाई ये आप गलत कर रहे हो और इस मामले को रफा दफा करो, इनके एक सर्विस कैरियर बढ़िया सब कुछ और जाने वाले हैं, रैंक आ चुका है, इनका रैंक लगा दो। तो बोले इनको तो सर्विस रेफ्रीमेंट हो रखा है, बोले एक स्टेशनरी कंप्लेंट बनाओ और आप साइन कर दो, हमारे पास भेज दो। मतलब इनसे ऊपर जो ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम कैंसिल कर देंगे, सजा को कैंसिल कर देंगे, आप इनको रैंक लगा देना। तो वहाँ तो मैडम ने कह दिया ठीक है, लेकिन जो स्टेशनरी कंप्लेंट बननी थी उसके लिए जैसे साहब को बोला खुद ही बनाओ। और इस बीच में कि तुम कहाँ कहाँ छुट्टी गए थे साहब, तो कहाँ कहाँ छुट्टी गया, तुमने क्या लेटर डाला है, फलाना ढिकड़ा, फ़ोन जमा कर लिया साहब का। और छोटा फ़ोन आप इसी से बात करो और हम कोई आउट ऑफ बाउंड कर दिया इनका ऑफिस में, कहीं नहीं जाएंगे, बना लो और दे दो। हालांकि बीच में इस समय साहब ने मेरे से संपर्क किया तो मैंने साहब को बताया था कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप हाँ बोलो, बाकी कार्रवाई हम यूँ चुटकियों में यहाँ कर देंगे। साहब ने जब हमारे से संपर्क किया और मैडम तक ये खबरें क्यों चमचे अड़चे की रविंद्र भोजी के टच में आ रहा है, तो मैडम ने साहब को बुलाकर ये देखा कि भाई यहाँ तो रुक गए लेकिन वहाँ ये मामला लाइट होगा तो दिक्कतें आएंगी। तो इनको बुला के कि देखो कहीं भी अगर तुमने सोशल मीडिया में या रविंद्र फौजी के इधर उधर गया और आगे कार्रवाई करोगे तो तुम्हारी मैं पेंशन भी खा जाऊंगी। वो दोनों मिलकर इनको डरा दिया। फिर मैंने साहब को कॉल किया, साहब क्या हुआ? बोले नहीं नहीं साहब मेरी बात चल रही है, आप कुछ मत करो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमने कुछ नहीं किया। फिर ये धीरे धीरे कि भाई कहीं से जुगाड़ हो जाए साहब का, इन्होंने तो ना तो वो किया, बोले साहब मेरे को तो कुछ आना नहीं, मैं डर के बैठ गया कि मेरी कहीं ऐसा नहीं हो फील्ड एरिया है, कहीं मार दें, कुछ और कर दें या सर्विस ही खा जाए, इसलिए मैं चुप रहा। हम भी भूल गए, साहब ने कुछ बताया नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब इनको लगा कि अब ये यहाँ से जाने वाला है और जाकर कार्रवाई करेगा, अगर ये साहब समय रहते 1-2 तारीख को भी बता देते तो अब तक तो कोर्ट में चक्कर बन गया होता। लेकिन उस समय भी नहीं बताया और इनको लालच दिया, किसी को बताना नहीं है, यूनिट का मामला है, फलाना टिकड़ा, आपको 15 अगस्त को ओनली लेफ्टिनेंट तो आया हुआ है, कैप्टन रैंक आएगा, वो लगवा देंगे। ये एक तरह की धोखाधड़ी और साहब से जालसाजी करी और सेंटर में भेज दिया। वहाँ ही अपना 15 अगस्त तक इंतजार करते रहे कि मेरा वो आए, लिस्ट में नाम आया नहीं इनका, लिस्ट में नाम आया नहीं। 15-16 भी बीत गई, तब तक इन्होंने कहीं किसी दूसरे को बताया, वो भी अपनी मर्जी से इधर उधर चिट्ठियाँ लिखने अगर उसमें बिजी हो गया, हमारे को नहीं बताया। हमारे को कल रात को 12 बजे वो भी दूसरे साहब कर रहे हैं कि बोले ऐसे ऐसे मेरे एक साथी है, ये हो गया। उन्होंने जैसे नाम लिया यार, वो मैं तो जानता हूँ साहब को, मेरे पास कॉल भी आई थी, मैंने कहा भी था कार्रवाई कर लो, लेकिन वो बोला कि साहब उन्होंने कह दिया कि ऑन ड्यूटी वाला कोर्ट नहीं जा सकता, रविंद्र फौजी के पास जाओगे तो ये कर देंगे फलाना, और ऐसे करके बोले मेरे को तो डरा दिया साहब। अब बचे हैं मात्र 3 दिन, तो ये बचे हैं, चौथे दिन साहब रिटायर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने आज कागज मंगा लिए हैं, मैं आज के आज वकीलों के पास भेज चुका हूँ, हमारी टीम उसको अच्छे से बना रही है और शनिवार को हम दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। हो सकता है तो सोमवार की ही इसकी अर्जेंट हायरिंग करके तारीख लेंगे, पूरी कोशिश है मेरी, लेकिन समय कम है। इसके साथ साथ अगर आप वायरल कर दोगे आर्मी चीफ तक और ये सारी चीज़ें गई हैं। मैं यहाँ एक सवाल करना चाहता हूँ, वो जिन्होंने भी मैडम को फ़ोन किया या मैडम को कहा, आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि आपके अधीनस्थ एक कर्मचारी ये काम कर रहा है तो आप उसको सही से रोको? तो पुलिस वाला सिस्टम हो गया कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है, इसलिए वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो आप इनके गलत काम का सपोर्ट क्यों कर रहे थे? या तो हम सीबीआई को भी ये मामला चिट्ठियों में भी लिखेंगे, साहब की तरफ से कोर्ट में भी लगाएंगे कि हर एक कड़ी के जांच हो। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी को रिटायर होने से पहले लास्ट साल में उसकी पूरी संपत्ति का ब्यौरा ले लो, कितने जेल जाएंगे मैं गारंटी लेता हूँ। बाहर 100 में से 80% बेईमान है और सेना मैं मानता हूँ ईमानदार संस्था है, लेकिन उसमें भी कुछ एक लोग बेईमान हैं जो बाहर आ जाएंगे। और सेना खुद अगर अच्छे से काम करती है तो इस आधार पर मैं ये नाम इसको शनिवार को कोर्ट में डालते ही यहाँ भी क्लियर कर दूंगा नाम।
अब ये 2 दिन का वीडियो बिना नाम मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि कहानी वहां तक पहुंच जाए और वो 31 तारीख तक वो चाहें तो उनके सेंटर कमांडेंट, मैंने नंबर भी मांगा था लेकिन साहब ने अभी दिया नहीं, कोशिश कर रहे हैं तो उनके सेंटर कमांडर से साहब से भी बात करेंगे। वो चाहे तो रैंक लगाकर इस मामले को अभी भी डिस्पोज कर सकते हैं। साहब का भी पैसा बचेगा, कोर्ट में जाने का भी, नहीं तो किस किस का नाम क्या क्या होगा, ये मामला दबेगा नहीं, फिर हम हर परिस्थिति में उठाएंगे। और आप लोग भी जो देख रहे हैं कि क्या ये गलत हुआ है सही हुआ है, ये क्या तानाशाही है कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल घर जाकर कंपनी कमांडर छुट्टी में भी हस्तक्षेप करें, एक वहां बैठा है उस चीज की नहीं सुने और ये गालियां दे कि ये तो जैसे ये है फलाना टिकट सही है गलत है। लेकिन हमारे जवान इसी तरह बहुत से मामले जिनको समय रहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आपका कानूनी अधिकार है, आप कोर्ट में सर्विस में रहते भी जा सकते हो, बाहर आकर भी जा सकते हो। आपको कोई गाली गलौज कर रहा है, करो उसके फाइल, हरासमेंट का करो, उसके ऊपर एक्शन करो, तरीका हम बताएंगे। क्योंकि अभी तक हम भी ये सोच रहे थे कि मामले ये ऐसे निपट जाए, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें आ रही हैं। सेना की जो ईमानदारी छवि है वो धीरे धीरे, ऐसे मामले जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि भ्रष्टाचार चरम पर जा चुका है। जो मेहनत करता है पूरी जिंदगी भर, जो हकदार है उसको ऑनर ही नहीं मिल रही दूसरे। ये तो वो बात होगी कि घोड़े को मिले न घास और गधे खा रहे चमनप्रास। इनकी जांच हो। और मैं देश के रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी को कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा स्वीकृत रैंक को जो कि बगैर किसी कारण से नहीं रुकना चाहिए उसका रोक दिया। एक सीओ की इतनी पावर होगी, राष्ट्रपति के रैंक को रोक दे। आपने सजा देनी थी जो दे दी, उसमें जो रेफरीमेंट लिखा है उसमें कोई भी आपने 6 महीने या साल भर का ब्यौरा भी नहीं दिया। फिर उसके बाद में वो कैसे रैंक रुका उसका जवाब दें और रोकने वाले के सारे उनके और उनके रिश्तेदारों के खाते चेक हों, ये हमारी डिमांड है। बाकी जवान और जो हमारे साथी हैं जुड़े हुए वो इस विषय पर अपना अपना जवाब दें। मैं चाहता हूं कि वीडियो को शेयर करें। शनिवार को आपके सारे लोगों के नाम मिल जाएंगे। ये कोर का मामला है, कौन सी कोर का है वो भी मैं बता दूंगा। इस वीडियो को वो जो जिन के नंबर है उनके मैडम के नंबर पर, वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के नंबर पर, इनके रिकॉर्ड के सीआरओ साहब, इनके जो बड़े से बड़े अधिकारियों तक वो जहाँ तक नंबर मिलाना है मिलाकर मैं भेज दूंगा। फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो शनिवार को उनको बाय नेम ओपन करेंगे। वो कोर्ट का ठप्पा मैं आपको दिखा दूंगा कि कोर्ट में सबमिट हो चुका है, कोर्ट क्या कहता है वो कोर्ट की जिम्मेवारी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिसको अगर किस मामले में कोई नॉलेज है तो जरूर दे।